तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको लिखा जाएगा आई वेक्टर से। तो अपने पास में ग्रेविटी है, उसके फील्ड की वजह से कितनी सी इंटेंसिटी होगी, ये हम करने वाले। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। ठीक है, तो अपने पास में अगर देखो हमने एक मास रख दिया, एक मास ये, ठीक है, इसके पास में जैसे ही कोई इन्फिनिटी पे कोई मास रखा है, तो वो मास इसके फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, मतलब उसके ऊपर में फोर्स नहीं लगेगा। पर जैसे ही इस मास को इसके पास में लेके आएंगे, तो उस केस में क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, जिस रीजन में जाते ही ये किसी मास को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे, उस चीज को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे अर्थ से हम बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, तो उस केस में अर्थ हमें अट्रैक्ट नहीं करेगी। बट जैसे ही हम अर्थ के पास वाले रीजन में आते हैं, तो अर्थ हमें अट्रैक्ट करने लग जाती है, धरती अपनी तरफ में खींचने लग जाती है। और जो अपने पास में उसके सराउंड में एक रीजन सा बन गया है, उस रीजन को बोला जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। अब उसके मेजरमेंट के लिए जो क्वांटिटी यूज करते हैं वो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आप इसे समझो, देखो बेटा, अगर मान लो ये अपने पास में कोई मास है, इसके आसपास में एक रीजन सा बन जाता है, जिस रीजन में कोई पार्टिकल आएगा तो ये इससे अट्रैक्ट होने लग जाएगा। और जिस रीजन में अट्रैक्शन होता है, उस रीजन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन या ग्रेविटेशनल फील्ड। द रीजन ऑफ स्पेस इन विच a gravitational field gravitational field can be experienced, जिस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, इज नोन एज ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन। अब ये जो अपने पास में रीजन बन गया है, इस रीजन में कहीं पे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, कहीं पे कम अट्रैक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, पास का कोई पॉइंट होगा उसको ज़्यादा इंटेंसिटी से खींच रही होगी, ठीक है, जो दूसरा मास है वो ज़्यादा इंटेंसिटी से खींच रहा होगा। अगर दूर का पार्टिकल है तो कम इंटेंसिटी। उसके मेजरमेंट के लिए हमने क्वांटिटी भी डिफाइन करी है, जो कि है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, द इंटेंसिटी, इसको स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे पर यूनिट मास वो कितने फोर्स से खींच रहा होगा, ठीक है, उस पर कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा पर यूनिट मास, उस चीज़ को डिफाइन किया जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो बेटा इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी जो एसआई यूनिट है उसको लिखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, कि भाई पर यूनिट मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये तो अपने पास में हो गया, इसका फॉर्मूला डिफाइन किया है वो इतना सा ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। तो अब इसकी ऐसे यूनिट डिफाइन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर केजी, या फिर इसको बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है न्यूटन पर केजी या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है तो देखो कैसे लिखें। ग्रेविटेशनल
फील्ड इंटेंसिटी और है पॉइंट मास। अगर अपने पास में कोई पॉइंट मास है तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी सी होगी। ओके, तो देखो निकालते हैं। ये अपने पास में कोई स्मॉल मास है, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालनी है। तो देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर में एक इमेजिनरी मास ले जाके हमने, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक m नोट मास रख। तो ये वाला जो मास है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, ये इस मास को अपनी तरफ में खींच रहा होगा और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा, इस पॉइंट की वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है उसको, कि यहाँ पे जो लगने वाला जो फोर्स है, इस मास पे जो फोर्स है, और उसको इसी मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, डायरेक्शन ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दी है। ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा जी एम नोट अपॉन आर स्क्वायर, उसको मैंने डिवाइड कर दिया है एम नोट। एम नोट से डिवाइड करने का मतलब है 1/m0 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब सेम ही है। तो यहाँ से एम नोट कैंसिल आउट हो गया। इसकी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हो जाती है GM अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ऐसे डिफाइन किया जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को, GM अपॉन आर स्क्वायर। तो कोई भी ऐसा m मास होगा उसकी वजह से r डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी GM अपॉन, बस इतना सिंपल सा इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये है अपने पास में किसी पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद में बाकी और भी फील्ड इंटेंसिटी भी बता रहा हूँ, रुको जरा। तो नेक्स्ट जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ये इसके बाद वाले दो रिजल्ट हैं वो हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कंपेयर करके चलते हैं। ये क्लास 11th वालों को नहीं करना है, क्लास 11th के लिए सिर्फ यही है। ठीक है, इसके बाद में जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ है वही बच्चे इससे आगे पढ़ पाएंगे, क्योंकि क्लास 11th में वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। तो बी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलोस्फीयर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलोस्फीयर। ठीक है, ओनली ड्रॉपर या जिन बच्चों ने क्लास 12th पढ़ी हुई है सिर्फ वही बच्चे इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, जो पहली बार क्लास 11th का ही पढ़ रहे हैं उसके लिए ये वाला टॉपिक और इससे अगला टॉपिक जो नहीं है, पार्ट बी और पार्ट सी। ओके, तो बेटा देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उस चीज़ से कंपेयर करके ही यहाँ का रिजल्ट हम लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर देखो कोई होलो स्फीयर है जो अंदर से होलो है, इस तरीके से है उसकी रेडियस, अंदर में होलो है, तो अंदर के किसी पॉइंट पे, अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो वो आ जाता है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आउटसाइड के किसी आर पॉइंट पे लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में रिजल्ट आता है इसका के क्यू, के इस पे रखा हुआ चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस उसका रिजल्ट आता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये इस केस में रिजल्ट आते हैं कोई भी अपने पास में होलो स्फीयर है उस केस में। ठीक है, अगर होलो स्फीयर हो मास की सेंस में तो उस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है, कोई भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। ग्रेविटेशनल का रिजल्ट लिखता हूँ, देखो आर रेडियस का कोई होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर जैसे फुटबॉल या ऐसी कोई शेप है। इस केस में इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे, इनसाइड के किसी पॉइंट पे
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इससे आउटसाइड के किसी भी पॉइंट पे हमें निकालनी है, आउटसाइड के किसी आर डिस्टेंस पे। तो आउटसाइड में इसका आंसर आ जाता है GM/R²। और इस केस में अगर हमें सरफेस पे लिखना हो तो सरफेस पे जो फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू आ जाती है GM/R²। ये अपने पास में इसका प्रॉपर रिजल्ट जो है वो बनता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ और बना देता हूं कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। इसी चीज़ का यूज करके ग्राफ बनाया जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, कि ये डिस्टेंस के साथ में किस तरीके से वेरी करेगी। इनसाइड में आर डिस्टेंस पे किसी पे भी, तो अंदर तो इसकी वैल्यू 0 ही है। अंदर में है इसकी वैल्यू 0। पहले इस ग्राफ का, इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आया है, अंदर पे 0 है, बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, आउटसाइड में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये हो जाता है इस केस में रिजल्ट। ठीक है, इसका जो ग्राफ है इतना सा ग्राफ बनेगा। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, कि कोई सॉलिड स्फीयर है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये भी सिर्फ ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए है ये। ठीक है, क्लास 11th वाले बच्चे 12th करने के बाद में ही इसको टॉपिक को समझ पाएंगे। सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी क्या वैल्यू होनी है, ये हम लिखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई आर रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर मान लिया। ये वाला रिजल्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अर्थ के केस में भी होता है और इस पे बेस्ड मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते भी हैं अपने पास में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके ग्राफ पे बेस्ड 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर इनसाइड के किसी पॉइंट जो कि आर पॉइंट पे डिस्टेंस है वहाँ लिखते हैं तो अपने पास में क्या रिजल्ट बनता है वो देखो। इनसाइड में अपने पास में बनता है KQR/R³। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड में उसका आंसर ये होता है। आउटसाइड के किसी पॉइंट पे जब हम लिखते हैं आर डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में होता है KQ/r²। आउटसाइड का आर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, इनसाइड का कैपिटल स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ओके, और सरफेस पे रिजल्ट सेम ही है, KQ/R²। इसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है यहीं से कंपेयर करके निकाली जाती है। तो ऐसे अपने पास में है एक सॉलिड स्फीयर, कोई अर्थ की शेप ही मान लेते हैं आर। इस केस में अंदर के किसी आर डिस्टेंस के पॉइंट पे लिखनी हो तो इंटेंसिटी इनसाइड में जो रहेगी उसकी वैल्यू आती है GMR/R³। ओके, तो इनसाइड का जो रिजल्ट है वो अपने पास में ये आ गया है। साथ साथ में ये भी लिख देता हूँ मैं, जो इनसाइड वाला रिजल्ट आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। नेक्स्ट है अपने पास में आउटसाइड का, किसी भी आउटसाइड के आर डिस्टेंस के पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू होती है GM/R²। आउटसाइड के पॉइंट पे आती है GM/r², और सरफेस पे है वो आती है GM/R²। ये कुछ रिजल्ट हैं जो कि डायरेक्टली ही लिखे गए हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में इन सबको प्रूव किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रिजल्ट से कंपेयर करके यहाँ पे लिखे जा रहे हैं।
तो बेटा आउटसाइड के लिए जो है डिपेंडेंसी वो क्या है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तब इस चीज़ का यूज करके हम ग्राफ बना लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ में। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दिया, ये वाला लिख दिया है डिस्टेंस। तो इनसाइड की अगर हम बात करें तो इनसाइड में पहले तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इधर तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रहेगा। इसके बाद में रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और आई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इस तरीके से ये ग्राफ बनता है, ठीक है, जो कि रिजल्ट का यूज करके हमने ये ग्राफ बनाया है। तो ये सारे के सारे जो ग्राफ हैं, दोनों के दोनों ग्राफ, इन दोनों ग्राफ को याद रखना है। और ये वाला हर बच्चे के लिए क्लास 11-12 ड्रॉ पर सबको ही करना है। जिन्होंने क्लास 12 पढ़ी हुई है वो ये वाली रिजल्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपने पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगला जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जो ग्रेविटी है उसकी वजह से कितना सा एक्सेलरेशन होता है किसी भी बॉडी का। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी लग रही है तो होती है, उसकी वजह से कितना एक्सेलरेशन बनता है, जो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते थे वही वाला रिजल्ट है। इस चीज़ को ही हम प्रूव करते हैं कि कितनी वैल्यू होती है, कैसे ये कुछ चेंज हो रही होती है। सबसे पहले इसको हम करने वाले हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एट द सरफेस ऑफ अर्थ कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको मान लेते हैं अर्थ की सरफेस पे रखा गया है और उसके अर्थ की सरफेस पे कितनी सी ग्रेविटी लग रही होगी। ये बेटा हमने अर्थ बना दी है। अर्थ है, अर्थ का मास मैंने कैपिटल M मान लिया है और अर्थ की रेडियस मैंने मान ली है कैपिटल R। इस तरीके से ये अर्थ की रेडियस है कैपिटल R और अर्थ के सरफेस पे एक मैंने स्मॉल m मास रखा हुआ है। अब इस मास पे जो अपने पास में ग्रेविटी है वो कितनी लग रही है वही हम लिखने वाले हैं। तो ये मास को ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा होगा बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको सेंटर की डायरेक्शन में खींच रहा होता है, ठीक है, और सेंटर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है F, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू हम क्या लिख के चलते हैं, mg के इक्वल। अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें खींच रही है उसको हम लिख के चलते हैं mg से। m मास की बॉडी है, g एक्सेलरेशन से सेंटर की डायरेक्शन में खींची जा रही है ये बॉडी। अब इसका ग्रेविटेशनल फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, g एक मास मतलब कि एक बॉडी का मास जो कि अर्थ है, दूसरी बॉडी का मास अपॉन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ के बीच में और इसके सेंटर के बीच में, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो r ही होगा। तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। तो m से m कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू होती है g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें पता होती है, ये है मास ऑफ अर्थ, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। सारी वैल्यू नोन होती हैं, सबको जब पुट करेंगे तो इस स्मॉल जी की वैल्यू आती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू इतनी होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अलग अलग फैक्टर से ये अफेक्ट होती है। वो सब हम करने वाले हैं कि किस फैक्टर से किस तरीके से अफेक्ट होती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, और उनमें जो सबसे पहला जो फैक्टर है, ठीक है, वो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है शेप ऑफ अर्थ।
शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की जो शेप है उससे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्ट होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है वो है शेप ऑफ अर्थ। अगर मैं बात करूं, ये अपने पास में अर्थ है, अर्थ है ना बेटा, स्फेरिकल नहीं होके थोड़ी सी ऐसी सी शेप में एग्जिस्ट करती है। ये स्फीयर ही बन गया है, थोड़ी ओवल सी शेप में एग्जिस्ट करती है, ऐसी सी शेप में। ठीक है, ये है इसकी एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट में जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है। चलो ये एक्सिस बना दी है, इस एक्सिस के अबाउट में अर्थ रोटेट कर रही होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लेन सा बनता है, इस वाले प्लेन को बोलते हैं इक्वेटर प्लेन। ठीक है, और यहाँ पे जो भी पॉइंट है वो पॉइंट होता है इक्वेटर का पॉइंट। यहाँ पे कोई भी पॉइंट होता है उसको इक्वेटर बोला जाएगा, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है उसको बोला जाएगा पोल। नॉर्थ और साउथ अपने पास में अर्थ में दो पोल एग्जिस्ट करते हैं। ये है अर्थ की रेडियस। ठीक है, तो पोल की जो रेडियस है वो थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू जो अर्थ की रेडियस है, सॉरी इक्वेटर की जो रेडियस है। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज लार्जर देन रेडियस ऑफ पोल। जो इक्वेटर है वो थोड़ा सा दूर होता है, पोल है वो थोड़ा सा पास होता है सेंटर के। दोनों को कंपेरेटिवली देखा जाए तो जहाँ पे रेडियस ज़्यादा उधर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम, क्योंकि ये रेडियस पे इस तरीके से डिपेंड कर रही होती। तो एक चीज़ तो हम जो कि डायरेक्टली बता सकते हैं, अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे है वो कम होती है, पोल पे ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम। ये है शेप ऑफ अर्थ पे इसकी डिपेंडेंसी। ज़्यादा कोई हाई स्टैंडर्ड डिपेंडेंसी नहीं है, एस्टिमेटेड आइडिया होना चाहिए था, वही हमने सीख लिया है। रेडियस ऑफ अर्थ और अपने पास में रेडियस ऑफ इक्वेटर दोनों गिवन होती तो और अच्छे से इसका रेशियो निकाला जा सकता। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ हाइट। इफेक्ट ऑफ हाइट, हाइट से अपने पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो चीज़ हम करने वाले हैं। कि जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से किसी हाइट के ऊपर जाते हुए चले जाएंगे तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरीके से अपनी जो है चेंज हो रही होगी। तो इस केस में मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये है अपने पास में बेटा अर्थ। अर्थ की जो रेडियस है उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है आर। ये है अर्थ की रेडियस, अर्थ के सेंटर से अर्थ जिसका मास है एम, रेडियस है आर। इससे अगर किसी एच हाइट पे कोई पॉइंट है उसको रखा जाता है, एम मास का जो पॉइंट है उसको अर्थ से इतनी हाइट पे रखा जाता है। तो अब हमें इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। तो उस केस में हम ये डिस्टेंस लेके चलेंगे, सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो, और इस डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ स्मॉल आर। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस केस में जी डैश से लिख रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू बन जाती है सीधी सी जी एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी डैश है उसको प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, जी अर्थ का मास, बॉडी का मास अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो स्मॉल आर बनेगा, और उसके साथ में जो 1/m था ये मास था, ये मैंने अलग से लिख दिया। तो एक एम से एक एम कैंसिल आउट, तो जी डैश है उसकी वैल्यू बनती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो किसी हाइट पे देखते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ये बनती है, और इसको लिखा जा सकता है जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। इस हाइट और इस आर की टर्म्स में अगर हमें लिखना हो तो ये रिजल्ट ऐसे लिखा जाएगा। अभी इस रिजल्ट को और मॉडिफाई करके लिखता हूँ, जी एम यहाँ वाली इक्वेशन से मैंने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर ये बन गया है। और जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये किसकी वैल्यू होती है, ये तो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको मैंने लिख दिया जी, और क्या बच गया है
अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। तो जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किसी भी हाइट पे, उसकी वैल्यू हो गई है स्मॉल जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, और स्मॉल जी की वैल्यू 9.81 होती ही है, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। चलो इसको और थोड़े से अलग तरीके से लिखता हूँ। इसको मैंने लिख दिया है, उसको 2 को ऊपर लेके चले गए तो क्या हो गया है, पावर -2। तो जी डैश की वैल्यू हो गई है जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। बताओ, ये अपने पास में बन गया है रिजल्ट। पर ये रिजल्ट भी अपने लिए फाइनल नहीं है, और भी इससे ज़्यादा हम डिटेल में लिखने वाले हैं। और वेरी स्मॉल हाइट, अगर हम बहुत स्मॉल हाइट की बात करें, जैसे कि अर्थ की सरफेस से 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 20 मीटर इतना सा ऊपर लेके गए हैं, तो अर्थ की रेडियस जो 6400 किलोमीटर है, उसके कंपैरिजन में ये सारी की सारी हाइट बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो अगर अर्थ के कंपैरिजन में ये हाइट बहुत ज़्यादा कम है, तो ऑब्वियस सी बात है एच अपॉन आर 1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ऐसे केस में यूज किया जाता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड वीडियो भी है, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रखे हैं इस यूट्यूब चैनल पे ही, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। पर हमें जी डैश की वैल्यू लिखनी है। जी डैश की वैल्यू हो जाती है जी, यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1, और जो पावर है वो आगे आ जाएगी -2 एच अपॉन आर। तो ये बन जाती है इधर पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो ग्रेविटी है उसका जो एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू इतनी बन जाती है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। तो किसी स्मॉल हाइट के केस में, ये सिर्फ कब वैलिड है बेटा, स्मॉल हाइट के केस में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये अपने पास में बिल्कुल सिंपल सा लॉजिकल सिनेरियो आ गया है। चलो, हाइट का इम्पैक्ट आपको पता चल गया है। अब नेक्स्ट करने वाले हैं डेप्थ का क्या इफेक्ट है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अगर हम किसी डेप्थ में चले जाते हैं, अगर कोई अर्थ की सरफेस पे एक खड्डा खोद देता है, जैसे 2 किलोमीटर का खड्डा हमने बना दिया है, उस केस में अंदर की तरफ में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। ओके, ये हमने रिजल्ट है वो निकालना है। इस तरीके से है बेटा अर्थ। अर्थ की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ठीक है, अब हम अर्थ के अंदर में किसी थोड़ी सी डेप्थ डी पे चले गए हैं। यहाँ पे अर्थ के अंदर में किसी इस थोड़ी सी डेप्थ में हम चले गए हैं। तो अब इस डेप्थ में यहाँ पे जब हम पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी फील हो रही होगी। तो बेटा अब इस केस में थोड़ा सा समझने वाली बात हो जाती है। इतना सा जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को मैंने लिख दिया है आर। इस आर डिस्टेंस पे ही हमें देखना है कि भाई कितनी सी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी। क्वेश्चन तो अपने पास में सही है, बट इस चीज़ में देखने वाली बात यह है कि इस केस में क्या क्या चीज़ें चेंज होगी। जैसा कि हमें सरफेस पे पता है, एट सरफेस वाले रिजल्ट को ही सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ बेटा। जो जी है उसकी वैल्यू होती है जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। बट ये जो रेडियस है ये इसके मास पे भी डिपेंड करती है। और अगर हम अर्थ के अंदर चले जाते हैं, तो जो इतना सा स्फीयर बना है, उस स्फीयर का ही मास कंसिडर करना होता है, टोटल मास को कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जहाँ पे मास की टर्म हो ही ना, किसी और टर्म्स में ही लिखा हो। तो वो टर्म्स में हम लिखते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू मैंने लिख दी है जी। मास जो होता है ना बेटा, अर्थ का मास या किसी भी बॉडी का मास, उसको लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
तो मास का फॉर्मूला बन जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और अर्थ की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म मान के चलते हैं। डेंसिटी क्या होती है अर्थ की? यूनिफॉर्म। तो अब डेंसिटी की टर्म में सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी लिखता हूँ। वॉल्यूम है 4/3 πr³। इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया है आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर से r³ को काटा तो जी की वैल्यू सरफेस पे बन जाती है 4/3 πr। अभी तक ये जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई है ये सिर्फ सरफेस पे आई है। सरफेस पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसी की वैल्यू हमने लिखी है। अभी डेप्थ के लिए इस रिजल्ट का यूज करके और ज़्यादा सिंप्लीफाई अभी करेंगे सिर्फ सरफेस के लिए जो है। तो सरफेस पे ऐसा रिजल्ट भी एक बार पूछा हुआ है, ऐसा सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए भी इस चीज़ को ध्यान रखना। सरफेस ऑफ अर्थ पे ऐसी टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। अब बेटा पर हम अभी डेप्थ में चले गए हैं। डेप्थ में जो कैपिटल आर है वो रेडियस ना रह के अंदर की रेडियस है स्मॉल आर बन गई है। फॉर डेप्थ अर्थ की सरफेस से डी डेप्थ पे चले गए हैं, तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी डैश से लिखता हूं मैं 4/3 π0। और कैपिटल जो स्मॉल आर है वो अपने पास में अब रेडियस बन गई है। अंदर वाला जो स्फीयर बचा है उस केस में रेडियस ही लिखनी पड़ेगी, तो उस केस में बन गई है 4/3 π0 इंटू आर। 4/3 π0 और स्मॉल आर है उसको मैंने लिख दिया है r - d। तो अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, जो स्मॉल आर है उसको मैंने देखो कैसे लिखा है, क्योंकि इतना सा जो डिस्टेंस था ये था कैपिटल आर, ये जो इतना सा है डी, तो इतना सा क्या बचा है कैपिटल आर माइनस डी, तो ये ऐसे मैंने लिखा है। अब मैं यहाँ में से 4/3 π0 इंटू आर इसको मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये बन जाता है 1 - d अपॉन आर। 4/3 π0 r। ठीक है, इसको कॉमन ले लिया है तो क्या बचा है 1 - d/r। यही क्या होता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसका जो रिजल्ट है वो आ गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द डेप्थ g इंटू 1 - d/r। और ये वाला जो रिजल्ट है ये हमेशा के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन है स्मॉल डेप्थ लार्ज डेप्थ, ऐसा इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगाना पड़ रहा है, डायरेक्ट अपने पास में यहीं से आ जा रहा है। क्लियर है? हाइट वाले केस में क्या था 1 - 2h/r, डेप्थ वाले केस में क्या है 1 - d/r। एक और अपने पास में नेक्स्ट चीज है जिस पे भी अर्थ की ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है, वो अपने पास में है फोर्थ पॉइंट, रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का जो रोटेशन है उस पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपनी डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, अर्थ जैसे जैसे रोटेट करेगी तो उस चीज पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड कर रही होती है। देखो जैसे ये है अपने पास में अर्थ, तो अर्थ में हम एक और चीज भी डिफाइन करते हैं, वो क्या है एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ये अगर अपने पास में इक्वेटर है तो इक्वेटर से हम पोल की तरफ कितने एंगल पे जा रहे हैं, तो मान लेते हैं लैम्डा एंगल पे जा रहे हैं। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू पोल के लिए क्या हो जाती है 90 डिग्री और इक्वेटर के लिए होती है 0 डिग्री। इस लैम्डा को ही बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड या फिर एंगल ऑफ लैटिट्यूड। इसको बोला जाता है या तो लैटिट्यूड बोल सकते हैं या फिर इसको एंगल ऑफ लैटिट्यूड भी बोला जा सकता है। अब जो अर्थ है वो एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई पर्सन है, वो पर्सन भी एंगुलर स्पीड ओमेगा से ही घूम रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ के साथ साथ में घूमता हुआ जा रहा है। और इस केस में क्या है, इस मैन का जो वेट है, इस मैन पे जो ग्रेविटी है वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी। ठीक है, और इस केस में मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बनाता हूं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में।
जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर। एक सेकंड रुकना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे गलत लिख दिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरफ लग रहा होता है, जिस तरफ अपने पास में ये जो अर्थ है जिस तरफ रोटेशन जो सर्कल बन रहा है ना, सर्कल से बाहर की तरफ लग रहा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस तरफ लग रहा होगा, एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर, और यहाँ पे जो आर है वो ये इतनी छोटी सी है। बेटा कंटिन्यू करते हैं। अब देखो इसमें जो सेंटर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो इस पे लग रहा है एम जी, ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लग रहा है एम ओमेगा स्क्वेयर आर, और एम ओमेगा स्क्वेयर आर का इस तरफ वाला कंपोनेंट है वो लिखेंगे। तो ये वाला एंगल अगर लैम्डा था तो ये एंगल भी बन जाएगा लैम्डा, तो एम ओमेगा स्क्वेयर आर इंटू कोस लैम्डा, ठीक है। अभी हमें जो स्मॉल आर है उसको भी रेडियस ऑफ अर्थ की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो ये वाली जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैं इधर पे बनाता हूँ। ये जो ट्राइंगल है ये, इस वाली ट्राइंगल में ये वाली जो साइड है ये रेडियस ऑफ अर्थ के ही इक्वल है। ये वाला एंगल जो लैम्डा था वो यहाँ का एंगल लैम्डा है, और जो ये वाली जो साइड है, अगर इतना राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज अगर आर है, तो इधर वाली साइड क्या बन जाएगी, आर कोस लैम्डा, ठीक है, क्योंकि कोस के साथ में है और वही स्मॉल आर के इक्वल है। इसका मतलब है यहाँ पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, ठीक है, जो इफेक्टिव वेट है, या जिसको नॉर्मल भी बोल देते हैं, तो नॉर्मल है उसकी वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर आर कोस लैम्डा, मतलब एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर कैपिटल आर कोस लैम्डा स्क्वेयर, और जो एन है उसको लिखा जा सकता है एम इंटू इफेक्टिव ग्रेविटी। इस पॉइंट पे लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको मैं लिख रहा हूँ एम इंटू इफेक्टिव ग्रेविटी, तो इसकी वैल्यू हो जाती है एम इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर लैम्डा। तो रोटेशन की वजह से जो इफेक्टिव ग्रेविटी है ना, उसकी वैल्यू हो जाती है जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर लैम्डा, ठीक है। डेरिवेशन इसका रिक्वायर नहीं है, ओनली रिजल्ट इसका इंपॉर्टेंट है, ओनली रिजल्ट। तो इसका जो डेरिवेशन है उसको याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोटेशन की वजह से जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका इंपैक्ट हो जाता है जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर लैम्डा, और लैम्डा है वो है एंगल ऑफ लैटिट्यूड। यही एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हमें पोल पे लिखनी पड़े, और पोल पोल पे लैम्डा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, ठीक है। तो जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर 90 डिग्री, तो कोस 90 होता है 0। तो पोल पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जी ही रहती है, जो एग्जैक्ट है वो। अगर इक्वेटर पे बात करें, और इक्वेटर, क्योंकि हम सब ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर पे ही रहते हैं, इक्वेटर पे जो एंगल है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, उसकी वैल्यू है 0 डिग्री। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर कोस स्क्वेयर 0 डिग्री। तो इक्वेटर पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हो जाती है जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर पोल, और ये दूसरा है रिजल्ट इक्वेटर के लिए। तो इस तरीके से इक्वेटर और पोल का जो रिजल्ट है वो वेरी कर रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होती है पोल पे, और सबसे कम जो है वो होती है इक्वेटर पे। बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, इतने ही रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे ही वेस्ट, क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन करना तो ज़रूरी है ही है। 3 कर लेते हैं चलो। इफ अर्थ स्टॉप रोटेशन सडनली,
अर्थ अगर अपना जो रोटेशन है वो सडनली रोक देती है, देन हाउ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस एट इक्वेटर एंड पोल। अगर अर्थ सडनली अपना रोटेशन को स्टॉप कर दे तो उस केस में जो ग्रेविटी है वो इक्वेटर और पोल पे किस तरीके से चेंज होगी, ये अपने पास में क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई जैसा कि हमें पता है अगर अर्थ सडनली रोटेशन स्टॉप कर देगी तो उसकी एंगुलर स्पीड है वो सडनली जीरो हो जाएगी। तो देखो पोल पे ग्रेविटी हमेशा से ही जी रही है, पोल के ऊपर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पोल का आंसर आ जाता है नो चेंज। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे पोल पे ऑलरेडी ही जी थी, वो कभी चेंज ही नहीं हुई है। इक्वेटर पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर। अब यहाँ से ये चेंज होके इक्वेटर पे इसकी वैल्यू हो जा रही है जी, क्योंकि जो ओमेगा वाली टर्म है जो घट रही थी वो तो जीरो ही हो गई है। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज हो रही है, पहले इसकी वैल्यू कम थी, अब उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो इक्वेटर पे आंसर आ जाता है इंक्रीजेज। इक्वेटर पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो गई है, पोल पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। ये बन जाते हैं अपने पास में दोनों रिजल्ट। तो दोनों के केस में हमें आंसर लिखना होगा पोल का भी और इक्वेटर का भी। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो बेटा ये है अपने पास में क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 kg बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट हुज मास इज 1/7 टाइम ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज हाफ ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमें वेट निकालना है कि कितना सा उसका वेट होगा। तो देखो बेटा वेट के लिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चाहिए ही होगी, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लेते हैं। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है GM/R। जी वहाँ पे जो अर्थ का मास है 1/7 है, मतलब उस बोर्ड जहाँ पे जो प्लेनेट है उसका मास है वो 1/7 मास ऑफ अर्थ है, और रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की हाफ है। तो ये है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई है GM, ये हो गया है 1/7 और R स्क्वेयर, और इस 2 का स्क्वेयर है वो बन गया है 4। तो 4/7 GM/R स्क्वेयर मतलब कि 4/7 G। वहाँ पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको एक्सपीरियंस होगी वो होगी 4/7। तो उसका मैं वेट लिखता हूँ, वेट क्या बन जाएगा 70 × 4/7 G, मतलब कि 40 G, या तो चाहे लिख दो 40 100 न्यूटन या लिख सकते हैं 40 kg वेट। दोनों ही आंसर सही है। अगर kg वेट में पूछा है, kg वेट का मतलब है g को हटाने के बाद में जो टर्म बचती है उसको बोलते हैं kg वेट। तो 40 kg वेट या 400 न्यूटन, ये दोनों अपने पास में सही आंसर है। ठीक है, kg वेट का पहले भी बताया हुआ है जब NLM पढ़ते थे तब भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखता हूं मैं। इफ ए बॉडी इज टेकन एट स्मॉल हाइट h, किसी बॉडी को किसी स्मॉल हाइट h पे लेके गए हैं फ्रॉम सरफेस से स्मॉल हाइट h पे लेके गए हैं, तो क्या है कि व्हाट विल बी द डेप्थ d सच दैट, डेप्थ की वैल्यू क्या हो सच दैट एट बोथ प्लेस बॉडी फील सेम ग्रेविटी। तो ऐसी क्या डेप्थ हो जहाँ पे जाने के बाद में बॉडी की ग्रेविटी सेम ही फील हो। बेटा अगर स्मॉल हाइट पे लेके जाते हैं तो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है G × 1 - 2h/r।
ठीक है, और किसी डेप्थ पे लेके जाते हैं तो वैल्यू आ जाती है 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, दोनों केस में जो ग्रेविटी है वो सेम फील होनी चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो जहाँ पे जी है वो तो सेम ही है, 1 तक भी सेम है, नीचे आर भी सेम है, तो 2h है उसकी वैल्यू डी के ही इक्वल हो जाती है। तो 2h विल बी इक्वल टू डी। बस ये इस केस में आंसर बन जाता है। तो वो जो डेप्थ है उसकी वैल्यू आ जाती है 2h, मतलब डेप्थ से डबल हाइट पे लेके, मतलब कि डेप्थ से डबल नहीं, हाइट है उसको डेप्थ की हाफ होनी चाहिए। ठीक है, या जो हम डेप्थ पे लेके गए हैं वो 2h होना चाहिए, क्योंकि h हाइट पे लेके गए हैं, तो अपने पास में जो ग्रेविटी में चेंज आया है वही 2h डेप्थ में ले जाने पे चेंज आएगा। ये है इस चीज़ का मतलब।